हेलो बच्चों। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 9 लेकर के आए हैं। और जैसा कि हमने आपको लेक्चर 8 में बोला था कि हम आपको क्वेश्चंस एनसीईआरटी का सॉल्व कराएंगे, तो आज हम आपके लिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए आया हूँ। तो हिंदी मीडियम के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं क्वेश्चंस लिख देता हूँ, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट आप चीज़ों को समझ लेंगे। हम थोड़ा बहुत इसमें जो भी वर्ड हैं उसको इंग्लिश में कर दिया करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, ये एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए, बोलता है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोले पर क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कूलम्ब तथा 3 × 10⁻⁻7 कूलम्ब आवेश है। इनके बीच बल कितना लगेगा? इजी चीज़ है, आपको तो समझ में आ रहा होगा कि चीज़ें बहुत इजी हैं। यानी कह रहा है कि हवा में, एयर में दो चार्जेज को, और उन चार्जेज का वैल्यू दिया है 2 × 10⁻⁻7 कूलम्ब और दूसरा चार्ज है 3 × 10⁻⁻7 कूलम्ब। ये दो चार्ज को 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है। तो बताइए उन दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम है कि 1/4πε0 अगर एयर है तो Q1 Q2 बटा में R² होता है। तो बनाने चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बनाने का टेक्निक यही है, आप कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो, कितना भी इजी क्वेश्चन हो, आपका पहला काम है कि जो भी चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे जैसे दिया हुआ है स्टेप वाइज स्टेप हम चीज़ों को नोट करते चलें। पहला काम यही है कि क्वेश्चन को नोट करें। दूसरा काम है कि आप देखें कि क्वेश्चन में जो भी डाटा दिया हुआ है वो डाटा अपने एसआई यूनिट में है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको एसआई यूनिट में चेंज करें, और है तो फार्मूला लगाकर सॉल्व करें। चलिए हम डाटा नोट करते हैं। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी, 30 सेंटीमीटर क्या है जी? डिस्टेंस। और डिस्टेंस को हम लोग कैसे लिखते हैं? आर से। यानी कितना दूरी पर है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। हो गया। दो आवेशित गोले हैं, दो चार्ज्ड स्फीयर है। एक पर 2 × 10⁻⁻7 कूलम्ब है और दूसरे पर 3 × 10⁻⁻7 है। यानी Q1 जो है 2 × 10⁻⁻7 कूलम्ब है और Q2 जो है वो 3 × 10⁻⁻7 कूलम्ब है। कह रहा है कि बताइए दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा। हो गया, जो डाटा दिया था नोट कर लिए। अब क्या काम है भाई? तो एसआई यूनिट में चेक करना। देखो दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर, लेकिन दिया हुआ है किस चीज़ में? सेंटीमीटर में। तो इसको मीटर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। 30 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 30 सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या आप चाहे तो 100 से डिवाइड करते, एक जीरो से एक जीरो कटाते, आप 0.3 भी लिख सकते हैं। आपका खोपड़ी, आपका विचार, जैसे मन करे वैसे करें। तो आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम्ब होता है, कूलम्ब में है। आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम्ब होता है, कूलम्ब में है। तो F = फॉर्मूला होता है 1/4πε0 एयर के लिए Q1 Q2 बटा में R²। तो F = 1/4πε0 के जगह पर कितना है? 9 × 10⁻9 लिखेंगे। आपको मालूम है कि इतना का वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है। Q1 के प्लेस पर 2 × 10⁻⁻7, Q2 का प्लेस पर 3 × 10⁻⁻7। बीच का डिस्टेंस कितना है? 30 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको सोल्व करते हैं। इस कैलकुलेशन को आप सोल्व करेंगे, आंसर पाएंगे। चलिए देखिए, 3 दूनी 6 और 6 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 54, 9 × 6 = 54 इंटू -7 कितना होता है जी? -14 और +9 यानी -5।
-14 ना +9 इंटू 10 टू द पावर -5 होगा, डिवाइडेड बाई 30 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर है। इसका मतलब 30 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 30 इंटू 10 टू द पावर -2 होल स्क्वायर का मतलब क्या, मल्टीप्लाई, दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिए। तो एफ इज इक्वल टू, देखिए आप चीज़ों को चाहे तो कटा सकते हैं, 44 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई, देखो 3 3 जा 9, 9 पर 00, 30 से 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 900 गुना 10 के पावर -2 है, -4 हो गया। तो एफ इज इक्वल टू 54 इंटू 10 टू द पावर -5, ये -4 नीचे से ऊपर जाएगा, ये -4 नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसलिए -5 और +4 10 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई 9 पर 2 0। आप 9 से कटा सकते हैं, ये 100 हो जाएगा और ये 6 मरत में 9 छक्का 54, तो एफ इज इक्वल टू 6 इंटू, ये नीचे 10 टू द पावर 2 है, जब ये ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, सॉरी नीचे में +2 है, जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो -1 और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो -2 यानी -3, यानी 6 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए आपको कैलकुलेशन तो आना पड़ेगा, आप इस कैलकुलेशन को किसी भी तरीके से कर सकते हैं, हो सकता है आपको तरीका ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता तो आपको जो तरीका है आप उस तरीक़े से कर सकते हैं। हम यही चाहेंगे कि मेरे सभी स्टूडेंट इजीली चीज़ों को समझें, तो इसलिए हम इजीली सॉल्व करेंगे। तो हो गया, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए बोर्ड पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन 1.2 है, आपका एनसीईआरटी का 1.2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है कि 0.4 माइक्रोकूलम्ब आवेश के किसी गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम्ब आवेश हो तो दोनों गोले हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों गोले के बीच कितना दूरी है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो चलिए देखते हैं। फैन चल रहा है इसलिए आवाज़ आपको अच्छा नहीं जा रहा होगा, ऑफ कर देते हैं। तो देखिए जो जो क्वेश्चन में दिया है आप नोट कीजिए। कह रहा है 0.4 माइक्रोकूलम्ब आवेश, ये चार्ज है। तो सॉल्व करते हैं हम। यानी पहला चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है Q1 बोले तो 0.4 माइक्रोकूलम्ब। किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। 0.2 न्यूटन बल लगता है, यानी फोर्स दिया हुआ है F इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन। यदि दूसरे गोले पर आवेश 0.8 माइक्रोकूलम्ब, यानी दूसरा आवेश का मान Q2 0.8 माइक्रोकूलम्ब, तो दोनों गोले के बीच कितनी दूरी होगी। दूरी बोले तो R आपसे पूछ रहा है, सिंपल बात। F इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर होता है। यहाँ से R आपको निकालना है। ऐसा यूनिट चेक कीजिए। आवेश का ऐसा ही मात्रा कूलम्ब होता है, लेकिन ये दिया हुआ है माइक्रोकूलम्ब में, इसलिए माइक्रोकूलम्ब से कूलम्ब में बदलने के लिए 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम्ब। ये ये तो ऐसा यूनिट में है ही। ये 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम्ब। कोई प्रॉब्लम? आपसे पूछा जा रहा है F, तो आपको मालूम है कि F इज इक्वल टू फार्मूला 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर होता है। यानी F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर होता है। आपसे R पूछा जा रहा है, तो R इक्वल टू के एक तरफ, बाकी सब इक्वल टू के एक तरफ। तो ये हो जाएगा F इंटू R स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9
Q1 Q2। R आपसे पूछा जा रहा है तो R को इधर ही रख रहा है, बाकी सबको उधर। तो 9 × 10⁹ Q1 × Q2 बटा में F। कोई दिक्कत? चलिए इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, तब ले जाकर के रूट अंडर करेंगे। तो R² = आप चीज़ों को देखें, 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ Q1 का वैल्यू बचवा देखो 0.4 × 10⁻⁻6। Q2 का वैल्यू देखो 0.8 × 10⁻⁻6, 0.8 × 10⁻⁻6 बटा में F है। तो F का वैल्यू कितना है? 0.2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, देखो ये पॉइंट हटाए तो नीचे 10 आ गया, ये पॉइंट हटाए तो नीचे एक और 10 आ गया, नीचे से ये पॉइंट हटाए तो ऊपर में एक 10 चला गया, एक 10 से एक 10 कट गया। तो R² = और देखिए ये 2 से ये 2 कट गया, 9 दूनी 18 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻6 -12 अब +19 -3 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाई 10। ये 10 नीचे से ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻4। R² = 18 × 8 = 10⁻⁻4। R² = 8 से 8 88 64 की 4 हाथ में लगा 6 8 6 14 14 इंटू 10⁻⁻4। R² = इतना। तो R= इसको रूट में डालेंगे 144 इंटू 10⁻⁻4। तो R = 144 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा? 12। 12 को 12 में गुना कीजिए 144 आएगा। तो 12 इंटू -4 का स्क्वायर रूट -2, यानी इतना मीटर होगा। अगर इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं तो 10 के पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 10⁻⁻2 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ें किस चीज़ में बदल गया? सेंटीमीटर में। तो 10⁻2 ये ख़त्म हो गया। तो R = 12 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। आप चीज़ों को इजी क्वेश्चन है, स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, इजी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए है। देखिए कह रहा है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए, माने आप चेक कीजिए, चेक करके ठप्पा लगाइए कि K² बटा में G के आपको मालूम है कूलम्ब नियतांक है। F बराबर Q1 Q2 बटा में R² फार्मूला होता था और K को हम लोग 1/4πε0 बोल रहे थे, तो वही K है। Ke बोले तो चार्ज होना इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर बटा में G क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। Me इलेक्ट्रॉन का मास, Mp प्रोटॉन का मास, यानी Ke² बटा में Gmp बीमाहीन है। ये बात आप पहले चेक कीजिए कि ये जो इतना है ये बीमाहीन है, तथा इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए, यानी सबका वैल्यू पुट करके आप हमको बताइए कि कितना होगा। तो चलते हैं, देखिए हमको Ke² सोल्व कर रहे हैं। Ke² बटा में Gmp, ये जो टर्म है इसका बीमीय सूत्र नहीं होता है, बीमा नहीं होगा। आप इस बात को साबित करें। तो साबित करने हम लोग चलते हैं। सबसे पहले आपको K का बीमीय सूत्र आना चाहिए भाई। K का बीमीय सूत्र क्या है आपको नहीं मालूम है, तो पहले K का बीमीय सूत्र निकालेंगे।
तो के का बीमीय सूत्र निकालने चलते हैं। इधर आप चीज़ों को देखें थोड़ा, इधर आप चीज़ों को थोड़ा देखें। देखिए के का बीमीय सूत्र निकालने जा रहे हैं। तो बीमीय सूत्र निकालने के लिए हमने आपको बताया है कि पहले उससे संबंधित एक फार्मूला लिखिए। तो आपको मालूम है कि एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर होता है। के का बीमीय सूत्र चाहिए तो इसको इक्वल टू के एक तरफ और सबको एक तरफ। तो एफ इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 Q2। तो के इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर बटा में Q1 Q2, यानी के का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं। इधर फोर्स का क्या होता है जी, सबको मालूम है, एम एल टी इनवर्स 2। डिस्टेंस आर क्या होता है, दूरी, दूरी का एल स्क्वायर बटा में आवेश का क्या होता है आई टी, और ये भी आवेश का क्या होगा आई टी। यानी बोले तो एम, एक एल ये और ये दो, एल क्यूब टी इनवर्स 2 बटा में, यानी बाई में आई स्क्वायर और टी स्क्वायर। जब ये सब नीचे से ऊपर जाएगा तो के का बीमीय सूत्र क्या होगा, एम एल क्यूब टी, ये -2 ये +2 और नीचे से ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस, यानी टी इनवर्स 4, आई भी जब नीचे से ऊपर जाएगा तो आई इनवर्स 2, यानी के का यही बीमीय सूत्र होगा। आप के का बीमीय सूत्र देख लिए, तो के के जगह पर इस के का बीमीय सूत्र लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, क्या होता है जी, तो एम एल क्यूब टी इनवर्स 4 आई इनवर्स 2 हो गया, इनटू ई है, ई बोले तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक आवेश पर कितना आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, यानी ये आवेश है, आवेश का स्क्वायर, आवेश का बीमीय सूत्र आई टी, और इसका स्क्वायर यानी I2 इंटू आई टी, यानी आई स्क्वायर टी स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइडेड बाई। अब इस जी को देखिए, क्या आपको जी का बीमीय सूत्र आता है, नहीं आता है, तो उसको भी निकालने चलते हैं। जी से संबंधित एक फार्मूला निकालिए, लिखिए। तो आपको मालूम है गुरुत्वाकर्षण फार्मूला से कि एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बटा में आर स्क्वायर होता है। जी का निकालना है तो जी को इक्वल टू के एक तरफ और सबको एक तरफ, एफ इंटू आर स्क्वायर जी m1 m2, इसलिए जी इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर बटा में m1 m2। एफ का बीमीय सूत्र एम एल टी इनवर्स 2, आर के लिए एल स्क्वायर, आर स्क्वायर है तो आर का एल और स्क्वायर है तो एल स्क्वायर, मास का m1 का m, m2 का भी m तो m स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, नीचे एक m से एक m कट जाएगा, नीचे वाला m ऊपर चला जाएगा। g इज इक्वल टू m जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, m इनवर्स 1, 2l और 1l 3l, l क्यूब टी इनवर्स 2, यानी g का बीमीय सूत्र ये होगा। तो g के जगह पर इसको लिखते हैं m इनवर्स 1 l क्यूब टी इनवर्स 2 इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए m, मास ऑफ प्रोटॉन के लिए m। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं अब इसको आगे बढ़ाते हैं, मिटा देते हैं ये वाला, इस चीज़ों का काम तो हो गया तो मिटा देते हैं। आपको बीमीय सूत्र निकालने आता है तो आप इस चीज़ को सोल्व कर लेंगे। अगर आपको बीमीय सूत्र निकालने आता है तो वह आप इन चीज़ों को सोल्व कर लेंगे। चलो देखते हैं। देखिए ऊपर वाले टर्म को ऊपर लिखते हैं एम एल क्यूब टी -4 टी 2 -4 +2 -2 यानी टी इनवर्स 2 आई -2 और आई स्क्वायर ऐसे ही ख़त्म। तो एम एल क्यूब टी इनवर्स 2 ये ख़त्म हो गया, ये -2 है और ये +2 ऐसे ही ख़त्म, डिवाइडेड बाई एम इनवर्स 1 और एम स्क्वायर, यानी दो गो
m प्लस में 2 है और ये -1 का छोटा m बचेगा। एल क्यूब टी इनवर्स 2। तो देखिए ऊपर में भी m l क्यूब टी इनवर्स 2, m l क्यूब टी इनवर्स 2, ऊपर नीचे सब खत्म। इसलिए इस टर्म का बीमीय सूत्र नहीं होगा, यानी बीमाहीन होगा। बात समझ में आया? तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि इस अनुपात का मान ज्ञात करें, यानी मान ज्ञात करें तो कैलकुलेशन तो मजबूत होना चाहिए। चलते हैं इस टर्म का मान ज्ञात करने। अब यानी इसमें आपसे बोल रहा है कि आप के स्क्वायर बटा में जी एम ई एम पी का अनुपात ज्ञात करें। चलते हैं ज्ञात करने। क्या है जी? तो के स्क्वायर बटा में जी एम ई एम पी, सबका वैल्यू लिखते हैं। के का वैल्यू कितना होता है जी? 9 × 10⁹। ई का वैल्यू क्या होता है? वो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, इसलिए इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी का वैल्यू क्या होता है? 6.67 × 10⁻11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? 9.1 × 10⁻31 kg। प्रोटॉन का मास क्या होता है? 1.67 × 10⁻27 kg। सबका वैल्यू पुट कर लिए, सोल्व कीजिएगा, आंसर दौड़े हुए चला आएगा। 9 × 10⁻9 स्क्वायर है तो 1.6 × 10⁻19, फिर इंटू 1.6 × 10⁻19 डिवाइडेड बाई 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27। अब आप चीज़ों को देखिए हम अभी जो भी पावर है उन सबको एक जगह लिखते हैं। 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 हो गया, इंटू 10 टू का पावर। 10 टू का पावर कितना होगा जी? -19 -38 और +9 माने 38 में से 9 घटाइए, कितना आ जाएगा? तो -38 में से 9 घटाइए, तो 38 में से 9 घटाएंगे तो 29, यानी -29 कितना होगा? डिवाइडेड बाई 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67 इंटू 10 टू का पावर। देखिए कितना होता है? -27 -31 और -11। तो 27 है 1 28 है 1 29, ठीक है। 30 और 10 40, 40 और 29, 40 20 60 और 9 69, 69 -69। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए जो भी नीचे है इन सबको ऊपर लेके चलते हैं हम। चलिए चलते हैं। 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 6.67 इंटू 9.1 इंटू 10 टू का पावर। -29 ये नीचे से ऊपर जाएगा तो +69, तो +69 और -29 क्या हो जाएगा? +40 क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +40 होगा। अब देखिए, अब ये पॉइंट सबको हम हटाते हैं। देखिए इधर आप चीज़ों को देखिए, ये पॉइंट हटा तो ऊपर में 100 इंटू 100, ये पॉइंट हटा तो ऊपर में 10, ये पॉइंट हटा नीचे में 10, ये पॉइंट हटा नीचे में 10,
हो गया। 2 10 से ये 2 10 कट गया, यानी इज इक्वल टू 16 से 16 में 9 इंटू 16 इंटू 16 आप मल्टीप्लाई करें, यानी 9 इंटू 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 667 इंटू 91 इंटू 10। नीचे में 10 है, नीचे से ऊपर गया तो जब सॉरी नीचे में 10 ये तो कट गया है, 40 है तो 41 इंटू 10 टू द पावर 41। अब आप इस चीज़ को सोल्व करें, आप इधर देख सकते हैं, आप इधर देख सकते हैं, तो आंसर तो लग रहा है, देखिए एक यहाँ पर मिस्टेक हो चुका है। मिस्टेक ये हुआ है कि यहाँ पर नीचे में 1.67 है और ये टर्म हम लोग यहाँ पर गायब कर चुके हैं, तो ये मिस्टेक छूट गया है, सॉरी इसके लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस बात को, 1.67 है इंटू 10 इंटू 10, ये जब पॉइंट हटेगा तो ऊपर में 100 हो जाएगा, अब जाके सही हुआ। तो अब चलते हैं इधर, ये नीचे 10 तो जो था ये तो 20 से 20 कट चुका था, तो 9 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर 41 और ये 20 यानी 43 हो जाएगा, 43 और इंटू 167। तो यहाँ तक कैलकुलेशन पहुँचा है और इसके आगे हम लोग देख सकते हैं कि 16 से 16 में डिवाइड कीजिए, 16 से 16 में और 9 में मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे में ये टर्म से भी मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करके डिवाइड कीजिए। हम लोग करते, देखिए कैलकुलेटर का मदद लेना पड़ेगा क्योंकि ये नीचे जो टर्म है बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो हम आपको कैलकुलेट कर ले रहे हैं मोबाइल फ़ोन से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ऊपर में 9 इंटू 16 इंटू 16 कितना आ रहा है, 2304, ऊपर में 2304 इंटू 10 टू द पावर 43 डिवाइडेड बाई, इस टर्म को देखिए 667 इंटू 91 इंटू 167, ये टर्म आ रहा है 101363999। देख रहे हैं, इतना से डिवाइड करना आपसे संभव है, हमसे आपसे संभव नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, 4 दिन इसी में लग जाएगा। तो ये 4 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऊपर में 4 टर्म, नीचे में 8 टर्म, तो ऊपर में भी 8 टर्म करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं 2304, यहाँ से 4 0 उठा कर लाते हैं, 1 2 3 4 इंटू 10 टू द पावर ये 43 हो था, 43 में से 4 घट गया क्योंकि 4 0 इधर आ गया है, 10 टू द पावर 39 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 10136399। आप इससे डिवाइड कीजिए, इसमें करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 23041234 डिवाइडेड बाई 10136399 2.27, यानी ये जो है आपका आ रहा है 2.27 इंटू 10 टू द पावर 39। इतना जो है इन दोनों का रेशियो होगा। तो मेन इसमें आपको कैलकुलेशन आता है कि नहीं, इसी के लिए ये क्वेश्चन दिया था। बाकी इतना कैलकुलेशन करने के बाद आप ला दिए कि 2.27 इंटू 10 टू द पावर 39 इन दोनों का रेशियो होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका बनाने वाला नहीं है, ये मौखिक क्वेश्चन है। आप अपने मुंडी से बता सकते हैं कि क्या क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको कराया गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकरण है, इस प्रकथन का से क्या तात्पर्य है।
माने आप आवेश का क्वांटीकरण से क्या समझते हैं? सिंपल बात है, आपको लिखवाया गया है। आप इसमें यही लिखेंगे कि आवेश का क्वांटीकरण का अर्थ यह है कि जब कोई वस्तु आवेशित होगा अर्थात इलेक्ट्रॉन का प्राप्त या नुकसान करेगा तो वो हमेशा Q बराबर Ne के रूप में करेगा, जहाँ N पूर्णांक होगा। अर्थात हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन नुकसान और प्राप्त हो सकता है। 1.5, 2.5, पौने 3, 4.5 इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन प्राप्त या नुकसान नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत? फर्स्ट क्वेश्चन। इसी में भी सेकंड क्वेश्चन है कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेश से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? यानी कह रहा है कि जब बहुत बड़ा चार्ज्ड बॉडी हो तो उस केस में आवेश का क्वांटीकरण को हम लोग कैसे समझ सकते हैं? तो देखिए, जब बॉडी बहुत बड़ा हो तो उस पर बहुत अधिक चार्ज होगा, और चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन पर बहुत छोटा आवेश होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर बहुत छोटा आवेश होता है, और जब कोई बहुत बड़ा बॉडी हो तो उस पर बहुत सारा चार्ज होता है, तो उस केस में 1-2 इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन को हम लोग नहीं समझते, इस बात को इग्नोर कर देते हैं। यानी बड़ा वस्तु के केस में हम लोग आवेश का क्वांटीकरण को इग्नोर कर देते हैं, मान लेते हैं कि ये कंटिन्यूअस चल रहा है। तो उसका जो है सेकंड क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि बड़ा वस्तु है इसलिए उस पर बहुत अधिक आवेश होगा। चूँकि इलेक्ट्रॉन पर बहुत कम 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए आवेश के क्वांटीकरण को इग्नोर कर दिया जाता है। हो गया ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि जब कांच के छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इस प्रकार की परिघटना का वस्तु का अन्य युग्मों में भी प्रक्षेपण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण नियम के किस प्रकार संबंध रखता है। कह रहा है कि एक रेशम के कपड़ा पर कांच के रड को रगड़ते हैं। शीशा का ग्लास है और इस शीशे के ग्लास को रेशम के कपड़ा पर रगड़ते हैं तो ये दोनों चार्ज हो जाता है। तो पूछ रहा है कि आप बताइए कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत नियम को यह कैसे पालन करता है। सिंपल बात है, देखो अभी कांच का रड डिस्चार्ज है, अनावेशित है। अभी सिल्क का कपड़ा भी अनावेशित है, लेकिन जैसे ही कांच के रड को रगड़ेंगे ये भी अनावेशित, ये भी आवेशित, यानी दोनों को मिला के जो सिस्टम बना है, इस सिस्टम यानी निकाय का कुल आवेश 0 है। लेकिन जैसे ही हम इसको रगड़ेंगे तो होगा ये कि इस कांच के रड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के और मेरे सिल्क का कपड़ा में आ जाएगा। तो इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला तो ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गया। जितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया उतना इलेक्ट्रॉन के कारण ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, और मेरा सिल्क का क्लॉथ इलेक्ट्रॉन को गेन किया इसलिए सिल्क का क्लॉथ नेगेटिव चार्ज हो गया। उतना ही नेगेटिव चार्ज हुआ जितना कि ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो दोनों बॉडी चार्ज हो गया। फिर से इस सिस्टम को मिलाएंगे तो इस पर जितना प्लस चार्ज है उतना ही सिल्क पर माइनस है, इसलिए नेट आवेश फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहले स्थिति में भी 0, बाद में भी 0। इस प्रकार से हमेशा इस सिस्टम का, इस निकाय का कुल आवेश 0 ही होगा। इस प्रकार से हम आवेश के संरक्षण सिद्धांत को समझा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इजी है। इससे पिछले वाला वीडियो में हम आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कराए थे। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे या आगे बढ़ाएंगे क्लास को। और चूँकि लेट हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, घर जाना है, इसलिए थैंक यू। ऑल द बेस्ट। सेफ रहे, सतर्क रहें, घर में रहें।